दंड भेद तीनों चारों किया करते थे। बातचीत की नीति हो गया, साम दाम भाई, बातचीत करके 561 रियासतें इन्होंने साथ में कंट्रोल कर ली। जो नहीं माना जूनागढ़, तो वहां जाके भेद कर दिया जूनागढ़ के अंदर। जो बिल्कुल नहीं माना जैसे कि हैदराबाद, वहां जाके उनको दंड दिया। ऐसे व्यक्ति थे सरदार पटेल के, डसते नहीं थे, फन दिखा के डरा देते थे। जोधपुर जूनागढ़ में बड़ी दिक्कत आई। जोधपुर के राजा थे, वो सारी 22 की 22 रियासतें, पूरे राजस्थान की, ग्रेटर राजस्थान की, वो जोधपुर से इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि जोधपुर बहुत बड़ा था। और वहां के जो राजा हनवंत सिंह थे, 1947 में वो धौलपुर के महाराज नवाब की मदद से, जो भोपाल वाले थे, उनकी मदद से जाके जिन्ना से मिले और जिन्ना के साथ उन्होंने नेगोशिएशन कर लिया। और जिन्ना ने उनको कन्विंस कर लिया कि भाई मैं कोरे कागज पे साइन करके दे देता हूं तुमको, महाराज हनवंत सिंह ऑफ जोधपुर, जो तुमको चाहिए मुझसे ले लो। और डिसीजन ये हो गया कि कराची का बंदरगाह की सुविधा दे देंगे आपको, रेलवे के आने जाने की सुविधा दे देंगे, अनाज और शस्त्रों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी सुविधा दे देंगे। तो इनको इतना कंफर्ट आ गया, बोले हम तो जा रहे हैं पाकिस्तान में। और जोधपुर के इन्फ्लुएंस के चक्कर में राजस्थान की जो बाकी 21 रियासतें थी, वो भी जोधपुर के पीछे पीछे चलती थी। उन्होंने भारत के साथ जुड़ने को मना कर दिया। सरदार पटेल के लिए बहुत दिक्कत आ गई। सरदार पटेल ने जो वीपी मेनन, ये वीपी मेनन पे एक वीडियो बनाना बनता है, बहुत जबरदस्त आदमी थे उनके टाइम के। उन्होंने इसको भेजा कि जाओ भैया तुम जोधपुर के महाराज से जाके मिलो और उनको बोलो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दो, तुम भारत के साथ ही रहने वाले हो। जाके वहां वीपी मेनन पहुंचे तो जोधपुर के महाराजा ने रिवॉल्वर लगा दी उसके गले पे, बोला तुझको तो खत्म कर दूंगा। बेचारा वीपी मेनन वापस आया, समझ में आया इनको कि भाई सरदार पटेल को सुनने नहीं वाला। तो मैंने बताया ना, ये फन दिखा के डराते थे। इन्होंने जोधपुर के राजा को बोला दिल्ली आओ मुझसे मिलने के लिए। जोधपुर के महाराज जब दिल्ली पहुंचे, हनवंत सिंह को मिलने के बाद बोले कि तुम्हारे जो पिता है ना, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और तुम्हें मेरी देख रेख में छोड़ के गए हैं। और मेरी बात समझ लो, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो पिता के रूप में आकर के ऐसा दंड दे के तुम्हें सुधारूंगा, अकल आ जाएगी तुमको। और उनको, क्योंकि ना इनको मालूम था कि जैसलमेर, बीकानेर, ये सब कोई साथ में नहीं आया और ये पाक के साथ जाके मिल गया। अगर पाकिस्तान के साथ और राजस्थान पाकिस्तान के पास चला जाता तो पूरा राजस्थान मिला के पाकिस्तान दिल्ली के नजदीक आता। और किसी देश की राजधानी अगर बाजू वाले देश के बिल्कुल नजदीक हो तो देश की राजधानी पर खतरा बढ़ जाता है। तो इन्होंने उनको समझाया जोधपुर के राजा को, भाई मेरी बात सुन, तेरे जो जनता है ना वो तेरा साथ नहीं देगी, सारी जनता तेरी हिंदू है, और पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती जोड़ा तो जनता समेत मैं तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, खत्म कर दूंगा। तो नतीजा बाद में यही निकला कि इन्होंने साइन कर दिया। बोला ठीक है जी सरदार पटेल जी, माफी मांगता हूं। सारी 21 रियासतें इनके साथ वापस आ गई। इधर पूरा राजस्थान कंट्रोल में आया, लेकिन गुजरात का जूनागढ़, वहां हो गई दिक्कत, क्योंकि जूनागढ़ में पॉपुलेशन तो हिंदू की थी, राजा मुसलमान था। वो बोला हम पाकिस्तान से मिलेंगे। बिना लड़े सरदार पटेल ने वीपी मेनन को फिर बोला जाओ भैया जूनागढ़ पहुंच जाओ, इस बार मैं लड़ूंगा नहीं। बिना लड़े कैसे करेंगे, इसे बोलते हैं कूटनीति। बोला राजा से मत मिलना, जागीरदारों से मिलो। ऊपर राजा है, नीचे जागीरदार हैं छोटे छोटे, उनसे जाके मिलो, उनको जाके भड़का दो और जाकर के क्या बोलो, उनको बोलो कि तुम्हारा मुस्लिम नवाब मुस्लिम मुल्क के चंगुल में तुम सबको फंसवा देगा। तुम सारे हिंदू हो, तुम्हारा नवाब मुसलमान, वो देश मुसलमान, तुम सब फंस जाओगे। जैसे ही ये बोला तो वहां विद्रोह चालू हो गया। सारे जागीरदार राजा को बोलने लगे, मुस्लिम नवाब को, वहां पे हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान में। और बिना लड़े इन्होंने क्या बोला कूटनीति से, चलो वोटिंग करा लो। जब वोटिंग कराया गया 1948 के अंदर जूनागढ़ में, तो इंडिया के लिए उनसे पूछा किसको वोट दोगे, इंडिया में रहोगे कि पाकिस्तान में रहोगे। तो 1,19,000 लोगों ने भारत के लिए वोट किया, केवल 91 लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया। यहां से जूनागढ़ वापस आया। हैदराबाद में ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि हैदराबाद बड़ा बहुत था। वो इतना बड़ा था, आज का हैदराबाद नहीं है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के काफी इलाके हैदराबाद में आते थे। हैदराबाद भारत देश का पेट था, पेट का बन चुका था कैंसर। और जो वो हैदराबाद के निजाम का सलाहकार था, वो बहुत पागल आदमी, कासिम रिजवी, उसके साथ दिक्कत। 12 जून 1947 को भारत आजाद हुआ नहीं, उसने पहले ही अपने आप को घोषित कर दिया हम आजाद हो चुके हैं। अब कितना सरदार पटेल उनको समझाए, ये उल्टा धमकी दे दे। ये बोले हम सबसे अमीर हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, वास्तव में शक्तिशाली थे, और हमारे पे कोई कब्जा कर नहीं पाएगा, और भारत तुम्हारी क्या औकात, हम सेपरेट देश हो चुके हैं। अच्छा, पटेल युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वैसे ही इंडिया पाकिस्तान का बहुत जरा टसल चल ही रहा था। और ये लेकिन हैदराबाद वाले मान नहीं रहे। इन्होंने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपया उधार दे दिया, पाकिस्तान को और एम्पावर किए जा रहे थे, और ताकि पाकिस्तान कश्मीर में लड़ने के लिए भारत के खिलाफ हथियार खरीद सके। हिंदुओं का बलात्कार कर रहे, हत्या कर रहे, लूटपाट कर रहे। तो हैदराबाद एक ऐसा कैंसर था। अच्छा, इन्होंने कई डिस्कशन कर ली वहां निजाम के साथ में, और कई बार उन्होंने अग्रीमेंट ब्रेक कर दिया। आखिरी बार बोला सरदार पटेल ने, खत भेज रहा हूं तुमको, आखिरी मौका दिया जा रहा है,
निजाम जब नहीं माने, पटेल ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। 5 दिन लड़ाई हुई, 5 दिन में हैदराबाद की फौज ने घुटने टेक दिए, हैदराबाद पूरे देश के अंदर वापस आकर के मिल दिया। इसी तरह कश्मीर में दिक्कत आ रही थी। अब कश्मीर में दिक्कत क्या थी, वहां के राजा थे हरि सिंह, वो कहते भाई हम भी नहीं मानेंगे, है जी, हम अलग देश, है जी, हमारा ही अलग देश हो गया। राजा हरि सिंह बोले यार मेरा तो प्लान ही अलग है, मैं इसको स्विट्जरलैंड बना दूंगा, कश्मीर बड़ा खूबसूरत है, इसको स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, मेरी ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन हुआ क्या, अभी तो वो आके भारत में मिले नहीं थे। हुआ ये कि वहां से वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, वहां से पाकिस्तान ने क्या गलती कर दी, 22 अक्टूबर 1947 को कबालियों के माध्यम से उन्होंने जेएनके पे हमला कर दिया और कश्मीर के जो लोकल मुस्लिम थे वो कबालियों के पाकिस्तानियों के साथ मिल गए। और जैसे ही वो पाकिस्तान के साथ मिल गए, राजा हरि सिंह या बहुत दिक्कत में आ गए। अब मौका ढूंढते रहे सरदार पटेल, बिना लड़े इस बार फिर उन्होंने कहा वीपी मेनन जाओ जम्मू पहुंच जाओ। और जम्मू गए, वीपी मेनन को भेजा वहां जाकर के और उनको बोला हम है ना आपकी सहायता करने के लिए। और वीपी मेनन आ गए, बोले ये जितने कबालिए हैं ना इन सबको ऐसे उड़ा देंगे 2 मिनट में, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम खाली कागज साइन कर दो कि तुम भारत के साथ रहोगे। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेके गए कि भाई हम तुम हमारे साथ मिलने वाले हो। और जाके राजा हरि सिंह ने तुरंत साइन कर दिया, बोला मरता क्या ना करता, मेरे को भारतीय फौज की मदद चाहिए इस समय, कबालियों से हमको बचा लो। और भारतीय फौज वहां पहुंच गई, कबालियों को उखाड़ के खत्म कर दिया। ये ऐसे व्यक्ति थे सरदार पटेल, इन्होंने पूरे भारत को एक किया, एक धागे में पूरे भारत को जोड़ दिया। आज हमारा भारत इतना बड़ा समृद्ध शक्तिशाली है, यहां की मैनेजमेंट ऑपरेशंस को तेज किया। अंग्रेजों के टाइम के जो आईसीएस हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्विस, उन्होंने इनको आईएएस बना दिया, क्योंकि इंडियन सिविल सर्विस के लोग वो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, वेयरहाउस मैनेजमेंट छोटे छोटे काम करते थे। इन्होंने आईएएस को एम्पावर किया कि वो प्रशासन में सहयोग करे, कानून को लागू करे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करे, एग्जीक्यूशन की स्पीड तेज करे, पॉलिसीज बनाए, इंपोर्ट के डिसीजन ले, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, मजिस्ट्रेट, वो सारे इन्होंने तैयार कर दिए। और बाद में फिर आगे चल के जो शेख अब्दुल्ला आए, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग स्पेशल स्टेटस की डिमांड करी, उसको स्वीकार भी कर लिया। लेकिन सरदार पटेल जानते थे कि आज ये इंडिपेंडेंट स्टेटस मांग रहे हैं, आगे चल करके ये इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश करेंगे। हुआ भी यही। सरदार पटेल ने उस समय में आर्टिकल 370 में एक मामूली सा बदलाव कर दिया, छोटा सा बदलाव। और क्या लिखा, संसद जब चाहे राष्ट्रपति के अप्रूवल से धारा 370 को खत्म कर सकती है। आज हमारी सरकार ने उसी का फायदा उठा करके जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में मिला लिया है। ये पैटर्न बेस्ड प्रेडिक्शंस कर लेते थे, चाइना के बारे में शुरू से समझ रहे थे। विदेश मंत्रालय सरदार पटेल के पास नहीं था, नेहरू के पास था, लेकिन ये फिर भी बिहेवियरल पैटर्न चाइना का ऑब्जर्व कर रहे थे कि चाइना का जो विस्तारवाद, यानी कि जो सिक्किम को, तिब्बत को, सबको एक्वायर करना चाहता है, उसके कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहा है, सिक्किम भी मेरा हो जाए, तिब्बत भी मेरा हो जाए, ये सरदार पटेल पहचान रहे थे। पटेल ने बोला नेहरू को, ये कम्युनिस्ट पावर है, हम डेमोक्रेटिक हैं, इनसे दूर रहो, कम्युनिस्ट से दूर रहो। लेकिन नेहरू ने जाके उनको प्रमोट कर दिया, चाइना को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उनको परमानेंट मेंबर भी बना दिया। आगे चल के वही हुआ, 1950 में चाइना ने तिब्बत में भी अटैक किया, हजारों लोगों की क्रूर तरीके से हत्या करी, औरतों का बलात्कार किया, बच्चियों का बलात्कार किया, महिलाओं की ब्रेस्ट काट दी उन्होंने तिब्बत के अंदर, 22 धर्म गुरुओं को अरेस्ट करके उनको यातनाएं दी। पटेल पैटर्न बेस्ड प्रोडक्शन समझते थे, ये उनकी इंटेलिजेंस थी। 1962 में फिर से चीन ने हमारे पंचशील समझौते को तोड़ा और अक्साई यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे को वीटो पावर ना मिल जाए, उसके लिए वो लगातार काम कर रहा है। जैशे मोहम्मद के फाउंडर जो है मसूद अजहर, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित नहीं करने दे रहा। कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान का फेवर कर रहा है। बहरहाल एक युग का अंत हुआ। मुंबई के बिरला हाउस में 15 दिसंबर 1950 को आपका देहांत हुआ, आपका देह अंत हुआ, आत्मा का अंत नहीं। आत्मा आज भी हमारे देश में बसती है। लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से सरदार पटेल हमारे बीच में नहीं रहे। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि जब इंसान अपने पद से नहीं बल्कि अपने काम से प्यार करता है, वही सरदार पटेल बन पाता है। 31 अक्टूबर को उनके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा सरदार पटेल चाहते थे कि भारत